हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमने पढ़ी थी कल अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में हमारे संविधान में। मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे कि ओरिजिनली मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन में ए दे देगा 12, बी में दे देगा कुछ और लास्ट ऑप्शन दे देगा 8। तो जल्दबाजी में 12 नहीं करना है, ऑप्शन आएगा 8। ठीक है, मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। पहली अनुसूची किसकी बात करती है? पहली अनुसूची बात करती है भारत और उसके क्षेत्र की, यानी कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी बात करती है सैलरी की, ऐसी सैलरी, ऐसा वेतन जो कि संचित निधि पर भारित हो। तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का था, गवर्नर का था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज का था, केग का था, लेकिन प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का नहीं था। तीसरी बात की थी हमने ओथ, शपथ की बात की थी कि किस किस की शपथ शेड्यूल 3 में आती है। तो उसमें हमने देखा था एमपी की थी, मिनिस्टर की थी, इधर से केग की थी, लेकिन प्रेसिडेंट की नहीं थी। प्रेसिडेंट की आर्टिकल 60 में थी, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की 69 में थी, जबकि गवर्नर की 159 में थी। ठीक है, जो शेड्यूल 4 थी वो बात करती थी राज्यसभा सीट की। ठीक है, अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, किसी स्टेट में कितनी राज्यसभा सीट होगी ये बात करती है चौथी अनुसूची। ठीक है, राजस्थान में कितनी कितनी राज्यसभा सीट है? तो 10, जबकि लोकसभा सीट है 25। ठीक है, जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो बात करती है ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड। 5वीं लगभग सारी जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन से रिलेटेड है, जबकि 6ठी जो है 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड। 7वीं हमने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी कि कौन से यूनियन लिस्ट, किन पर संसद कानून बनाएगी, किन पर विधानसभा कानून बनाएगी और किन पर दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात की थी हमने 3 लिस्टों की, यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट। हम देख रहे थे कि उसमें जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कम किए जा रहे हैं, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही 5 सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट से हटाकर कहाँ पर डाले गए? कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन से वो सब्जेक्ट थे? एजुकेशन था, ठीक है, फैमिली प्लानिंग था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था, मेजरमेंट यूनिट थी और 5वां जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। ठीक है, उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषा की बात करती है कि कौन कौन सी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषाएं थी, जबकि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इंग्लिश को इसमें शामिल नहीं किया गया है, हमारी राजस्थानी भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसके अलावा नेपाली इसमें शामिल है। ठीक है, नेपाली किसमें शामिल है? संवैधानिक भाषा में शामिल है। 9वीं की बात की थी हमने कि जब भूमि सुधार किए जा रहे थे तो उस समय जागीरदारी प्रथा को उन्मूलन करने के लिए एक अनुसूची की जरूरत पड़ी, 9वीं अनुसूची। ठीक है, ताकि कोई कानून उसमें डाल दिया जाए जिस पर जुडिशरी अपना व्यू नहीं दे पाए। तो ऐसा ही 9वीं शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, उसमें डाले गए कानून पर जुडिशरी अपनी राय नहीं दे सकती थी, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन एक केस आया, कोहिलो केस, उसमें ये डिसाइड किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले का तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उन सबका क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन होगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची हमने बात की थी एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी कि दल बदल कानून की, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वही बनी रहे, गवर्नमेंट गिरे नहीं। ठीक है, गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन बना रहे, इसके लिए हमने 10वीं शेड्यूल इंट्रोड्यूस की। ये इंट्रोड्यूस की हमने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, इसमें 5 प्रोविजन थे। पहला तो क्या था कि जो एमपी या एमएलए जिस पार्टी से चुन के आएगा वो उसी पार्टी में रहेगा जब तक कि उसका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। अगर वो पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन था कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है तो वो कितने दिन के अंदर, इंडिपेंडेंट मेंबर केवल सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार केवल सपोर्ट दे सकता है, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, जबकि नॉमिनेट मेंबर 6 महीनों के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। फिर चौथा था कि अगर विप का कहा नहीं मानता है कोई एमपी एमएलए, तो अगर पार्टी उसको 15 दिन के अंदर अंदर क्षमा नहीं करती है तो उसकी भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक नया कॉलम ऐड किया गया। उसमें क्या था कि अगर 2/3 सदस्य, अगर पार्टी के 2/3 सदस्य जाकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगा। पहले तक क्या था, इस कानून में जो अयोग्यता का निर्धारण था वो कौन करता है? सभापति, हेड, सभापति करेगा या स्पीकर करेगा। ठीक है, अध्यक्ष करेगा या सभापति करेगा। पहले तक 1993 के पहले तक इस दल बदल कानून में स्पीकर के द्वारा या सभापति के द्वारा क्या निर्णय दिया गया इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। ठीक है, लेकिन एक केस आया की हो तो हो लोन केस 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
सभापति या अध्यक्ष के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम पर इस कानून का जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमारे लोकल गवर्नेंस की बात करती है। 11वीं अनुसूची पंचायत की बात करती है, जबकि 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों की बात करती है, ठीक है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की। चलिए शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, या इसको ही कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, कहानी दो लेवल पर चलेगी, कहानी इंटरनेशनल लेवल पर चलेगी, कहानी हमारे देश के लेवल पर चलेगी, ठीक है। मूल अधिकार, मूल क्यों कहा गया है इन्हें? मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह नागरिकों के बेसिक डेवलपमेंट के लिए, जो चीज़ें उसे बेसिक चाहिए वो उसको क्या कहा गया, जैसे आदमी की मूल आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह ये अधिकार आदमी को मूल रूप से, मतलब ये अधिकार तो होने ही चाहिए, इसलिए इनको कहा है मूल अधिकार। हमारा संविधान इनकी गारंटी देता है, ठीक है, हमारा संविधान इनको गारंटी देता है इन मूल अधिकारों को, ठीक है। दो तरह के राइट होते हैं, एक तो ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार, ठीक है। एक बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों की। ह्यूमन राइट पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, ठीक है। सभी को रोटी चाहिए, सभी को कपड़ा चाहिए, सभी को मकान चाहिए। तो ह्यूमन राइट जो बेसिक से ह्यूमन राइट है वो पूरी दुनिया में एक जैसे है, लेकिन फंडामेंटल राइट अलग अलग है। हर देश का संविधान अलग है और हर देश के संविधान के अनुसार ही फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, यानी कि ये बड़ी पिक्चर है, ये छोटी पिक्चर है। अब हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो 1215 में ब्रिटेन में उस समय क्या हुआ करती थी, मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि राजतंत्र हुआ करता था। और उसके सामने था पहले एक कुलीन तंत्र भी हुआ करता था, जो टाइम राजा को सपोर्ट किया करता था। तो उनको राजा ने उस समय कुछ अधिकार दिए, ठीक है। 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन ने उन्हें कुछ अधिकार दिए, तो उन अधिकारों को ही कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं उनको? मैग्ना कार्टा। भाई सारे डिसीजन लेने का राइट तो किसका है? राजा का है, लेकिन उसने कुछ अधिकार किसको दे दिए? वो कुलीन तंत्र को दे दिए कि हाँ ये अधिकार है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो यहीं से शुरुआत होती है मूल अधिकारों की। इनको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, मतलब जो बहुत बेसिक सी राइट है उन्हें कहते हैं हम मैग्ना कार्टा, ठीक है। उसके बाद 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति, ठीक है। उस समय यहाँ पर भी एक डिक्लेरेशन लाई गई जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। ये भी कुछ अधिकारों की बात करती है। फ्रांस की क्रांति के समय डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि आदमियों के लिए और नागरिकों के लिए कुछ बेसिक से राइट होने चाहिए, यानी कि कुछ अधिकारों की बात करते हैं। फिर उसके बाद आई अमेरिका की क्रांति, ठीक है। अमेरिका स्वतंत्र आज़ाद हुआ, उसके बाद अमेरिका के संविधान में भी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, अधिकार पत्र, इसे ही कहते हैं बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट। अमेरिका के मूल संविधान में नहीं थे ये, ठीक है। बाद में इसमें संशोधन करके उन्हें कुछ व्यक्तिगत अधिकार दिए कि भाई ये आदमी के पास ये अधिकार होने चाहिए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये कुछ बेसिक से अधिकार तो होने ही चाहिए। अगर वह ह्यूमन है तो उसको कुछ बेसिक से अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। यही उन अधिकारों को क्या कहा गया? अधिकार पत्र। एक पत्र में लिखकर वो अधिकार दिए गए, इसलिए उन्हें कहते हैं बिल ऑफ राइट। मूल संविधान में नहीं थे, बाद में संशोधन करके ये अधिकार ऐड किए गए, ठीक है। भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय 1928 में एक नेहरू कमेटी बनी, ठीक है, नेहरू समिति। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं उसको? नेहरू रिपोर्ट। उसमें सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की गई कि भारतीय लोगों के लिए क्या होने चाहिए? कुछ बेसिक से मूल अधिकार होने चाहिए, ठीक है। फिर 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन। इसमें भी बात की गई फंडामेंटल राइट की, यानी कि मूल अधिकारों की बात की गई।
हम हमारे संविधान सभा जब हम पढ़ रहे थे तो संविधान सभा में भी एक समिति बनी थी फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी और ट्राइबल के बीच, जो कि जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, समिति थी किस पर, मूल अधिकार, जनजातीय, इन पर एक समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल। ये सब्जेक्ट थे उसके, मूल अधिकार, जनजातीय, वेलफेयर, इस प्रकार के। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पटेल। एक उप समिति भी बनी थी मूल अधिकारों पर, एक उप समिति भी बनी थी किस पर, मूल अधिकारों पर। और उसके वो किसके, उसके हेड कौन थे, उसके हेड थे जेबी कृपलानी। ठीक है, इसमें एक माइनॉरिटी भी आ जाता है, अल्पसंख्यक। ठीक है, ये कुछ बेसिक सा राइट है। समझ में आ गया कि ह्यूमन राइट क्या होता है। ह्यूमन राइट बड़ी पिक्चर है। ठीक है, आदमी को, हर जगह के आदमी को क्या क्या बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, जबकि फंडामेंटल राइट हर देश के संविधान के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, उसकी लिमिटेशन उस देश के संविधान तक है। ठीक है, जैसे भारत के नागरिकों को जो संविधान, जो फंडामेंटल राइट मिले हैं, वो आप ब्रिटेन चल जाओगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे, जब हम पढ़ेंगे अभी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में, उसमें 5 ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को भी मिले हुए हैं। ठीक है, और विश्व और जो है अदर सिटीजन को भी मिले हुए हैं, लेकिन जो 5 फंडामेंटल राइट है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले हुए हैं, 15, 16, 19 और 29 और 30। ठीक है, तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है। हमारे जो संविधान में है कितने भाग हैं, 22 भाग थे ओरिजिनली, अभी लगभग 25 भाग है। तो ये भाग 3 में है। कौन से भाग में है, भाग 3 में। भाग 3 में, भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, याद होना चाहिए। कौन से भाग में, भाग 3 में। ठीक है, आपसे सीधा पूछ ले कि हमारे जो संविधान में मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान में वो कहाँ से लिए गए हैं। तो वो लिए गए हैं हमने यूएस से। कहाँ, ठीक है, कहाँ से लिए हैं वो हमने, यूएस से, अमेरिका के संविधान से लिए हैं हमने हमारे मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए, यूएसए से लिए हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो यह है मूल अधिकारों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। इसके बाद एक एक करके आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, देखो ठीक है, तो सबसे पहले मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई, ब्रिटेन से हुई। ठीक है, ब्रिटेन के राजा के द्वारा एलिट क्लास को, जो कुलीन तंत्र था, जो ऊपर लेवल के तबके के लोग हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए। उस जो साइंड डॉक्यूमेंट था उसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। तो इसी प्रकार जो भाग 3 है ये कहलाता है भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहलाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। आपसे सीधा पूछ ले कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो भाग 3 जो फंडामेंटल राइट वाला भाग है उसको कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा समझ में आया। मैग्ना कार्टा क्या है कि ब्रिटेन के राजा के द्वारा सबसे पहले कुछ अधिकार दिए गए कुलीन तंत्र को, उसे डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, हमने हमारे मूल अधिकार कहाँ से लिए, यूएस के संविधान से। ठीक है, तो हमने हमारे मूल अधिकार यूएस के संविधान से लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाग 3 में है ये, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, अब एक एक करके आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार हमें क्यों दिए हैं। ठीक है, ये मूल अधिकार हमें क्यों दिए, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो संसद ऐसा कोई भी कानून बना सकती है जो हमारे अगेंस्ट हो, एज ए ह्यूमन हमारे अगेंस्ट हो। तो उसके जो हमारी संसद की जो सुप्रीमेसी है, जो संसद की तानाशाही है, उसको रोकने के लिए, या गवर्नमेंट की तानाशाही को रोकने के लिए संविधान द्वारा हमें मूल अधिकार दिए गए। ठीक है, ताकि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सके जो हमारे अधिकारों का हनन करे। एज ए सिटीजन हमें जो भी राइट चाहिए वो किस में दिए गए, मूल अधिकारों में दिए गए हैं। ठीक है, तो संसद यहाँ पर सीधा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो आपके मूल अधिकारों का हनन करे। तो गवर्नमेंट की, जैसे कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गई तो उसने ऐसा कोई कानून बना दिया जो कि एज ए ह्यूमन आपके लिए बहुत खराब है, तो उसको रोकने के लिए ही हमें फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट की जो तानाशाही है उसको रोकने के लिए ही हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, और इन मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है, संविधान।
अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाए जो आपके मूल अधिकारों का हनन करे तो आप सीधे के सीधे कहाँ चल जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखती है कि भाई हाँ ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर संविधान के अनुरूप या आपके मूल अधिकारों के अनुरूप वो कानून नहीं है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट की तानाशाही को रोकने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है ये, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। एक पहले ये देख लो कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो हमारे संविधान में 7 टाइप के मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। फंडामेंटल राइट, इसको FR लिख दूंगा मैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार कितने टाइप के हैं, 7 टाइप के। इसमें पहला आता है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, इसको कहते हैं आप समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, इसको यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। छठा आता है राइट टू प्रॉपर्टी। और सातवां आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 7 टाइप के मूल अधिकार हमें हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, पहला है राइट टू इक्विलिटी। ये कौन कौन से, इक्विलिटी का मतलब समानता, यानी कि सभी समान है उस प्रकार से। तो ये दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में। ठीक है, जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में मेंशन है। राइट टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में मेंशन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप जैसा चाहे अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला हुआ है। ये मिला हुआ है हमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में। अब ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ये है माइनॉरिटी के लिए। किसके लिए, ये माइनॉरिटी के लिए, यानी कि जो बहुत सीमित लोग हैं, जैसे कि जैन हैं, तो उनके खुद के कल्चर, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खुद मैनेज कर सकते हैं, ऐसा वाला राइट किसको दिया गया है, माइनॉरिटी को दिया गया है। ये है आर्टिकल 29 और 30 में। राइट टू प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी ये आता था आर्टिकल 31 में। पहले ये था फंडामेंटल राइट, पहले क्या था, ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे कहाँ डाल दिया गया, 300A में भाग 12। ठीक है, ये अब आपका संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन अब मूल अधिकार नहीं रहा, क्योंकि ये आर्टिकल 12 से 35 में नहीं आता। अब कहाँ पे आता है राइट टू प्रॉपर्टी, 300A में। ठीक है, कहाँ पर आता है, 300A में। किस संविधान, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है, 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब मैंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट है जिसको संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। ठीक है, अगर उनका हनन होता है तो आप सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वो किस अधिकार के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके तहत आपको सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास
ओरिजिनली 7 टाइप के फंडामेंटल राइट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इनको ही फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लिखो। ठीक है, ये बात की है हमने स्कोप की। ठीक है, किसकी बात की है हमने? स्कोप की बात की है, यानी कि कानूनी जैसे कानूनी अधिकार है तो ये बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो छोटा क्षेत्र है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है? फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, कम दायरा है लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब चूंकि हमने पहले भी बात की थी कि जो फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, वो किससे? गवर्नमेंट की तानाशाही से बचने के लिए दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट है क्या भाई, जिसके अगेंस्ट हमें क्या सिक्योरिटी दी जा रही है, उसका मतलब है क्या। ठीक है, गवर्नमेंट या स्टेट का मतलब क्या है, तो वो सबसे पहले बताया है आर्टिकल 12 में। ठीक है, कि किसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए, ताकि वो तानाशाह नहीं बन सके। ठीक है, ताकि हमारे राइट का प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि जब प्रियम्बल, जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे, तब भी हमने कहा था कि संविधान अपनी शक्ति कहाँ से ले रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता से, भारत के नागरिकों से। इसलिए नागरिकों को सुप्रीम रखना जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में किसकी परिभाषा है? स्टेट की परिभाषा है। स्टेट या राज्य, स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस में एक ब्रॉडर टर्म होती है। ठीक है, स्टेट जो ये नहीं है राजस्थान, यूपी, एमपी, इसका मतलब स्टेट नहीं है। ठीक है, स्टेट का मतलब अलग होता है। स्टेट एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस में, कभी अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है स्टेट की परिभाषा कि स्टेट है क्या, या स्टेट किसको कहेंगे। ठीक है, किस किस को स्टेट कहेंगे, तो इसमें किस किस को स्टेट का है? एक तो संसद। ठीक है, संसद कोई कानून बनाएगी तो उससे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, इसको स्टेट का है। इसके अलावा भारत सरकार को स्टेट का है। इसी प्रकार से विधानसभा, राज्य सरकार को क्या कहा है? स्टेट का है। इसके अलावा लोकल बॉडीज, लोकल सेल्फ बॉडी, जैसे कि पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, पालिका हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से इन सबको क्या कहेंगे हम? स्टेट के अंदर आएंगे। यानी कि ये अगर किसी न किसी तरह से आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करते हैं तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या फिर ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो है मेजोरिटी टर्म। इसके अलावा स्टेट में और कौन कौन सी चीज आती? ऐसी कोई चीज जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही है। ठीक है, ऐसी चीज जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट क्या कर रही है? या तो कंट्रोल कर रही है, या 100 का 100% गवर्नमेंट का पैसा है उसमें। ठीक है, यह सेमी फंडेड है। जैसे 100 रुपए की कोई बॉडी है तो गवर्नमेंट के 40 रुपए लग रहे हैं, यानी कि कैसे न कैसे करके गवर्नमेंट फंड कर रही है। या फिर ऐसी कोई बॉडी जो कि पब्लिक वेलफेयर के काम में इन्वॉल्व है, पब्लिक वेलफेयर के काम में इन्वॉल्व है, यानी कि लोक कल्याण के काम में इन्वॉल्व है। वो सब किस में आ जाएंगे? स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन। अब क्या इसमें एक चीज आती है, क्या जुडिशियरी जो है इंपॉर्टेंट है। क्या जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका वो स्टेट है कि नहीं है? ठीक है, वो स्टेट है कि नहीं है। अब देखो, न्यायपालिका के दो काम है, एक तो है प्रशासनिक काम और एक है न्यायिक काम, यानी कि न्याय देना। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है, यानी कि उनका हनन होता है, तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 32 आपको ये राइट देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो जुडिशरी, अब जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट को देख रही है। ठीक है, और वो उसको स्टेट माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए। तो इसमें दो एस्पेक्ट है, जुडिशरी की दो काम होते हैं। ठीक है, एक तो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन काम और एक होता है उसका जुडिशियल काम। जुडिशियल काम मतलब न्यायिक निर्णय वगैरह देना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन काम मतलब कि जैसे कि अपना स्टाफ अपॉइंट करना वगैरह वगैरह। जैसे कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो भर्ती आई है वो कैसा काम हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन काम हो गया। ठीक है, तो वो ठीक है, तो दो तरह के काम होंगे इसके, एक तो होंगे प्रशासनिक काम, एक होंगे न्यायिक काम।
ठीक है, एक तो हो गया प्रशासनिक काम और एक हो गया न्यायिक काम। ठीक है, तो अगर प्रशासनिक काम में तो क्या है, इसको स्टेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। लेकिन न्यायिक काम करते समय इसको स्टेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि आपसे पूछ रहे कि जुडिशरी स्टेट है कि नहीं है, तो जब वो प्रशासनिक काम करेगी तो स्टेट है और न्यायिक काम करेगी तो स्टेट नहीं है। ठीक है, ताकि जुडिशरी निर्बाध रूप से काम कर सके, क्योंकि हमारे संविधान का जो गार्जियन है वो किसको कहा गया है? जुडिशरी को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, इसीलिए इसको स्टेट नहीं माना गया है न्यायिक कामों में। अब एक और मसला निकल कर आया था बीसीसीआई का, कि बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं है। हालांकि इसको गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, लेकिन बीसीसीआई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, बीसीसीआई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये केस चला था कि इसको स्टेट है कि नहीं है। अगर स्टेट है तो फिर इस पर वही सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, जो स्टेट के अगेंस्ट जिनको सुरक्षा प्राप्त की गई है, तो उसको भी किसमें, बीसीसीआई उसमें शामिल है कि नहीं है। तो बीसीसीआई स्टेट है या नहीं है, ये केस चला था, तो उसमें माना गया था कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रिट ज्यूरिडिक्शन में आती है। किस में आती है? रिट ज्यूरिडिक्शन में आती है। चूंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इससे बहुत सारे सवाल वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, तो ये है, ये मसला चला था कि बीसीसीआई बहुत क्लोज्ड है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार होता रहता है, तो ये आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। ठीक है, जनरली आरटीआई के दायरे में कौन आती है? गवर्नमेंट बॉडी जाती है। ठीक है, कौन सी बॉडी जाती है? गवर्नमेंट। प्राइवेट बॉडी आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। या तो गवर्नमेंट एडेड आए या गवर्नमेंट की खुद की कोई बॉडी आए, चाहे वो वैधानिक बॉडी हो या संवैधानिक बॉडी हो, लेकिन इसको भी आरटीआई के दायरे में लाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। लेकिन ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन में तो नहीं है, लेकिन रिट ज्यूरिडिक्शन में है, यानी कि इसको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे आप आरटीआई के तहत बीसीसीआई से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। ठीक है, तो ये है स्टेट का मतलब, ये है हमारा आर्टिकल 12, क्योंकि हमें जो भी सुरक्षा प्रदान की गई है वो स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड की गई है, ताकि स्टेट तानाशाह न बन सके। ठीक है, और जो हमारी वी द पीपल ऑफ इंडिया वाली जो थ्योरी है वो फुलफिल हो सके, यानी कि सुप्रीम कौन है? सुप्रीम सिटीजन है। ठीक है, हमारा संविधान भी कहाँ से पावर ले रहा है? हमारा संविधान भी सिटीजन से ही पावर ले रहा है। ठीक है, लिखो आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा। बीसीसीआई स्टेट तो नहीं माना गया है, लेकिन अब आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार जुडिशियरी है, इसके दो काम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन काम और दूसरा जुडिशियल काम। तो जुडिशियल काम में इसे स्टेट नहीं माना गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कामों में इसको स्टेट माना गया है। अब आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 के दो भाग हैं, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), दो भाग और हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन की। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान लागू होने से पहले। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन उसके पहले भी कुछ कानून थे जो कि अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। ये बहुत से एक्ट है जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, उनको हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो उन प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू होने से पहले के 26 जनवरी 1950 से पहले के कानूनों की बात करता है। ठीक है, ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले वे कानून जो कि हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, ठीक है, जो कि हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट है, वो तो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कोई कानून है, इसमें 50 धाराएं हैं। ठीक है, 50 धाराएं हैं इसमें, लेकिन इसकी 2 धाराएं ऐसी है जो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है या उससे असंगत है, तो ये पूरा कानून हटेगा नहीं, ये केवल ये 2 धाराएं क्या करेगी? छुप जाएगी। क्या हो जाएगी? छुप जाएगी। इसको कहते हैं आच्छादन। क्या कहते हैं? आच्छादन। अभी धीरे धीरे आएगा समझ में, 1-2 बार जैसे पढ़ोगे वैसे आ जाएगा। ठीक है, पूरा कानून है, संविधान के पहले का कोई कानून है, 50 धाराएं हैं उसमें। ठीक है, 2 धाराएं ऐसी है जो कि आपके फंडामेंटल राइट से असंगत है। ठीक है, उसके अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि ब्रिटिश एरा का कोई कानून है। ठीक है, ब्रिटिश एरा का कानून है, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से रखा था वो। ठीक है,
तो उसमें ऐसी धाराएं, जैसे हमने तो कह दिया शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन उस टाइम तो शोषण था, केवल कुलीन लोगों को ही प्रोटेक्शन मिला हुआ था, ठीक है। तो उस प्रकार से ऐसी दो धाराएं आई जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से असंगत होगी, ठीक है, यानी कि उनसे मैच नहीं खा रही, वो असंगत है। तो ये धाराएं ये हो जाएगी, छुप जाएगी, बाकी की पूरा पूरा कानून ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जो 48 धाराएं हैं ये ऐसी की ऐसा ही रह जाएगी, और ये दो धाराएं हैं ये क्या हो जाएगी, छुप जाएगी, पूरी तरह खत्म नहीं होगी, अभी क्या हो जाएगी, ये छुप जाएगी। इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत। क्या कहेंगे इसको, आच्छादन का सिद्धांत। ये बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कब बात करता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान लागू होने के बाद। ये तो कहता है कि भाई संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून हमारे जो है मूल अधिकारों से असंगत है तो उसको वो क्या करेगा, छुप जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या कहा है कि वो पूरी तरह से हट जाएगा, ठीक। क्यों कहा है, क्योंकि संविधान लागू हो गया तो अब हमारे अनुसार चीजें चलेगी, ठीक है। ये तो पहले की है, ब्रिटिश एरा की चीजें हैं, इसलिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको केवल छुपाया है। यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी तरह हटा दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें इसे हम बात करते हैं, कोई कानून है 50 धाराएं, ठीक है। ये तो जो दो धाराएं हैं फंडामेंटल राइट से असंगत है, तो ये दो धाराएं यहाँ पर छुपेगी नहीं, ये दो धाराएं क्या करेगी, हट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, इधर तो हट जाएगी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो, और इधर क्या करेगी, छुप जाएगी, ठीक है। ऐसी विधि या फिर विधि का ऐसा प्रावधान जो मूल अधिकारों से असंगत है या इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, वह हट जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ सीवेरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। कैसे, देखो ये जैसे एक चरनी लिया आपने, ठीक है, इसमें से कोई कानून पटका तो नीचे क्या निकलेगा, नीचे वही चीजें निकलेगी जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट करेगी, जो नहीं करेगी वो हट जाएगी, ऊपर ही रह जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये दो धाराएं ऊपर ही रह जाएगी, बाकी की 48 नीचे निकल जाएगी, ठीक है। ये है अब देखो इसमें एक और चीज है, ये आच्छादन का सिद्धांत। ये चीजें छुप गई, लेकिन अगर भविष्य में कोई ऐसा संशोधन होता है जिससे कि वापस से फंडामेंटल राइट कंसिस्ट हो जाता है, जैसे पहले यहाँ पर कोई धर्म की बात की गई है, बाद में इसमें कुछ अमेंड किया गया और ये बात हट गई, ठीक है, तो ये वापस से क्या हो जाएगी, वापस से कानून अस्तित्व में आ जाएगा। इसलिए पहले छुपाई थी हमने, ठीक है। हम बाद में कोई अमेंड किया और बाद में उससे ये चीज फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट होने लगी, तो ये चीज वापस से आ जाएगी, ठीक है। यही है आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। समझ में आए, पहले तो छुप जाएगी अगर फंडामेंटल राइट से कंसिस्ट नहीं है, तो अगर बाद में आपने कोई संशोधन करके इसमें कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया जिससे ये फंडामेंटल राइट से वापस से संगत होगी, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये कानून वापस से अस्तित्व में आ जाएगी, ये जो धारा आई थी ये वापस से अस्तित्व में आ जाएगी, ठीक है। संविधान विधि कौन बनाएगा, या तो संसद, ठीक है। यहाँ पर मेनली किसकी बात की थी, संसद की बात की है, ठीक है। अगर संसद ऐसी कोई विधि बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो वो पूरा का पूरा लॉ क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, या उसकी वे धाराएं पूरी तरह खत्म हो जाएगी जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सीवेरेबिलिटी। ये छल नहीं ध्यान रखना, ठीक है, ये छल नहीं ध्यान रखो, ठीक है। तो ये है हमारी एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और एक डॉक्ट्रिन ऑफ सीवेरेबिलिटी, ठीक है। 13(1), 13(2). 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि संविधान लागू होने से पहले की बात करता है। ये बात करता है संविधान लागू होने के बाद की बात करता है। इसमें भी 2 पॉइंट और है, 13(3) और 13(4), ठीक है। एक मिनट उसको भी लिख ही देता हूँ। 13(3) इसमें जो हम बात कर रहे हैं ये विधि, उसको बताया गया है कि ये विधि है क्या, विधि या लॉ है क्या, ठीक है। विधि या लॉ है क्या, तो विधि या लॉ के बारे में क्या कहा गया, भाई संसद कोई कानून बनाए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कानून बनाए,
या कोई नियम हो गया, इसके अलावा विधानसभा होगी, राज्य सरकार होगी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिस हो गया, उसके द्वारा कोई आदेश जारी किया गया, कोई नियम बनाया गया, तो वो सब किस में आ जाएंगे? विधि में आ जाएंगे। ठीक है, वो सब किस में आ जाएंगे? विधि में आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ शामिल की गई है, विधि के गैर विधायी स्रोत। विधि के गैर विधायी स्रोत। गैर विधायी स्रोत का मतलब है कि जिनका कानून में तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन कोई रूढ़ी होगी, कोई परंपरा होगी, अगर वो भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रही है तो वो भी किस में आ जाएगी? विधि में आ जाएगी। ठीक है, कोई रूढ़ी होगी, कोई परंपरा होगी। जैसे कि बात करें हम सबरीमाला केस की, ठीक है, बात करें किसकी? सबरीमाला केस की। तो सबरीमाला केस में महिलाओं को अनुमति नहीं है। ये क्या है? एक तरह की परंपरा के लो या रूढ़ी के लो। ठीक है, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है। ठीक है, इक्विलिटी के अगेंस्ट है। भाई मंदिर में तो सभी जा सकते हैं, तो इक्विलिटी के अगेंस्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया। ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इसको खारिज कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो भाग 3 में क्या है? विधि। विधि क्या है ये किसमें बताया गया है? भाग 3 में बताया गया है। भाग 3 में प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, भाग जो 2 है उसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, और भाग 3 में बताया गया है कि विधि है क्या। ठीक है, विधि है क्या। अब अगला आता है 13(4). देखो आगे जब धीरे धीरे आएंगे केस आएगा, तो एक गोलकनाथ केस आया था। ठीक है, ये क्या आया था? गोलकनाथ केस। स्टार्टिंग में केस चला तो ये बात चली कि भाई क्या संसद सभी चीजों में संशोधन कर सकती है कि नहीं। ये क्या कहता है कि संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन केस चले तो 368 के साथ क्या करता है? संविधान संशोधन कर सकती है संसद। ठीक है, तो जो वो केस चले उसमें क्या माना गया कि संसद बड़ी है, यानी कि आर्टिकल 368 बढ़ा है किससे? 13(2) से बढ़ा है। ठीक है, यानी कि संसद किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है। तो ऐसे अलग अलग केस चलते रहे। तो एक केस आया गोलकनाथ केस। कौन सा केस आया? गोलकनाथ केस। उस गोलकनाथ आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे डिटेल में आएंगे ये सारे केस। तो उस गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि भाई जब संविधान संशोधन आप कर रहे हो वो भी एक तरह की क्या है? विधि ही है। वो भी क्या है? एक तरह की विधि ही है। और कोई भी विधि आते ही क्या हो जाएगा? 13(2) लागू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। अब तक कर दिए जो कर दिए, लेकिन अब नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब संसद को वापस दिमाग खराब। तो संसद ने फिर इसके अगेंस्ट में क्या किया? एक संविधान संशोधन लागू किया, 24वां संविधान संशोधन। उसमें क्या कहा गया? उसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया 13(4). उसमें कहा गया कि जो ये विधि है इसमें संविधान संशोधन नहीं आता। ठीक है, ये जो विधि है इसमें संविधान संशोधन नहीं आता। यही है हमारा 13(4), संविधान संशोधन शामिल नहीं। यानी कि इसमें संसद के द्वारा या अन्य बॉडीज के द्वारा जो भी बनाए गए हैं सामान्य प्रकार के कानून शामिल है। ठीक है, संविधान संशोधन इसमें शामिल नहीं है। ये कौन सी इसके तहत बताया गया? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ये 13(4). ठीक है, लिख लेना यहाँ पर कि भाई 13वां जो भाग 4 है वो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब इस संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया वापस से सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में। ठीक है, कौन से केस में चैलेंज किया गया? केशवानंद भारती केस। पहले भी पढ़ के आए हम प्रस्तावना में, केस बार बार आएगा ये केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो उसमें चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ भाई ये सही है, आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक है, आप फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो जो मूल ढांचे की अवधारणा है वो किसमें आई? केशवानंद भारती में। अब ये मूल ढांचा होता क्या है? पूछा संसद ने कि भाई ये मूल ढांचा होता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टाइम टू टाइम बताएंगे कि भाई ये मूल ढांचा है क्या। तो वास्तव में जो सुप्रीमेसी किसके पास रखनी थी? जुडिशरी के पास रखनी थी। ठीक है, तो आपको फिलहाल यही ध्यान रखना है कि 13(4) में है क्या। ठीक है, 13(4) में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये है हमारा आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 13(1) में हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की, आर्टिकल 13 भाग 2 में हमने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की। तो इधर लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, यानी कि वो जो प्रोविजन है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है वो क्या होंगे? चुप जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बाद में आपने कोई ऐसा अमेंड कर दिया जिससे वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो वो वापस से आ जाएंगे। ठीक है, इधर क्या है
कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि इनकंसिस्टेंट है तो वो छुपेगा नहीं, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको कहा है हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। ये छल नहीं ध्यान रखना। ठीक है, भाग 3 में क्या है कि लॉ के बारे में बताया है कि लॉ है क्या चीज़ बेसिकली। तो ये संसद के द्वारा बनाया जा सकता है, विधानसभा के द्वारा बनाया जा सकता है, भारत सरकार, राज्य सरकार, उसके किसी ऑफिस के द्वारा कोई ऑर्डर, कोई नियम, ये सब किस में आ जाएंगे, लॉ में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है उसके गैर विधायी स्रोत की, यानी कि कोई रूढ़ी या परंपरा जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो भी विधि में माना जाएगा, जैसे सबरीमाला केस में माना गया है। ठीक है, उसके बाद भाग 4, इसमें 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो है संविधान संशोधन शामिल नहीं है, ये जोड़ा गया है 13 भाग 4 में। ठीक है, तो लिख लो इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 13 की बात की हमने, 2 सिद्धांतों की बात की। एक तो आच्छादन का सिद्धांत जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए लागू होता है, यानी कि इसके तहत क्या है कि जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट करेंगे कानून, वो क्या करेंगे, छुप जाएंगे, यानी कि आच्छादित हो जाएंगे, पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। लेकिन बाद में अगर कोई संशोधन होता है और उसके तहत ये कंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट के, तो ये वापस से अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखा था हमने 13(2) के तहत, वो देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई कानून, संसद कोई कानून बनाती है और वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इधर तो छुपता था, उधर पूरी तरीके से हट जाएगा। 13(3) में कानून के बारे में बताया गया है कि विधि में कौन कौन सी चीजें शामिल है। आर्टिकल 13(4) में यह बताया गया है कि संविधान संशोधन जो है वो एक विधि नहीं है। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ओरिजिनली 7 प्रकार के जो मूल अधिकार है वो हमें दिए गए थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे 6 है। ठीक है, तो उसमें जो पहला है वो है राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, ए पार्ट करके लिख लेना, राइट टू इक्वेलिटी।